हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th का चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे दैट इज कंपाउंड्स ऑफ सल्फर। कंपाउंड्स की अगर हम बात करें, सल्फर के जो कंपाउंड हमारे सिलेबस के अंदर हमें करने हैं दैट आर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एंड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। SO2 स्टार्ट करते हैं हम सल्फर डाइऑक्साइड से। जब हम सल्फर डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो ये एक कलरलेस गैस है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो ये सल्फर का ऑक्साइड है। सल्फर क्या है? एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड का नेचर भी कैसा होता है? एसिडिक नेचर होता है। जब सल्फर डाइऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं तो जब शेप की बात करते हैं तो इसकी जो शेप होती है वो होती है बेंट शेप होती है, इस तरीके से। इसके अंदर, इसकी शेप के अंदर एक लोन पेयर होता है और क्या होते हैं दो इस तरीके से बॉन्ड पेयर की बात करते हैं, जिनके अंदर हर एक सल्फर सल्फर हर एक ऑक्सीजन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है और एक पाई बॉन्ड बनाता है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि ये जो दो पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ, एक पाई बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ, तो इनमें से एक बॉन्ड तो पी पाई बॉन्ड होता है और एक क्या होता है? पी पाई डी पाई बॉन्ड होता है। इसके बारे में हम पहले अपनी क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे। बाकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन आप सभी को पता है। जब हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को काउंट करते हैं। तो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 दो सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे दो सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है। तो टोटल कितना हो गया? 3, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसकी कोई पूछे कि सल्फर डाइऑक्साइड की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब शेप की बात करता है तो आप बताओगे कि ये बेंट शेप का होता है। जब हम शेप की बात करते हैं तो लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं, तो हमें ये कैसी शेप में दिख रहा है? बेंट शेप के अंदर दिख रहा है। और अगर आपसे पूछा जाता है जब भी क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और जियोमेट्री की बात करते हैं तो क्या लिखते हो आप? ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाली चीजें आपको पढ़नी है SO2 के बारे में। इसके बारे में हम डिटेल में पहले क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि पी पाई डी पाई बॉन्ड कैसे बनता है, पी पाई बॉन्ड कैसे बनता है। आज हम उससे आगे की बातें करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा पॉइंट प्रिपरेशन। तो SO2 की प्रिपरेशन कैसे करते हैं? SO2 को प्रिपेयर करने के कई सारे मेथड्स हैं, उनमें से हम जो अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे वो जो सारे मेथड्स में से सबसे इंपॉर्टेंट मेथड्स होंगे, सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करेंगे हम। S8 की, यानी कि आपको पता है सल्फर ऑक्टाएटॉमिक फॉर्म में हमारे एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करता है। जब उसको क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन करवाते हैं, O2 के साथ रिएक्ट करता है, तो वो क्या बनाता है? सल्फर डाई ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। सेकेंड मेथड जो हम जनरली पढ़ते हैं दैट इज जब सोडियम सल्फाइड किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है। इसका अगर कोई पूछे सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला तो Ne2SO3 सोडियम सल्फाइड, इसको क्या बोलते हैं हम? सोडियम सल्फाइड। जब भी सोडियम सल्फाइड किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है, जैसे मान लीजिए मैंने H2SO4 ले लिया, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग सॉल्ट सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर देता है। अब यहाँ पे इसके कोरस्पॉन्डिंग सॉल्ट कौन सा बनेगा? इसका मतलब Ne2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस किसकी कौन सी गैस रिलीज होती है? दैट इज SO2। ये आपको ध्यान रखना है। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे H2SO4 एसिड हो, कोई भी एसिड हो। सोडियम सल्फाइड जब किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम सल्फाइड या फिर सोडियम बाइसल्फाइड किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग सॉल्ट जैसे Na2SO4 और वाटर और SO2 को रिलीज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड जो प्रिपरेशन है वो हो जाती है जब कॉपर को किसके साथ रिएक्ट करवाया जाता है? H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो हमें क्या मिलता है? कॉपर सल्फेट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है। ये रिएक्शन हम दोबारा फिर से पढ़ेंगे। कहाँ पे? जब सल्फ्यूरिक एसिड की ऑक्सीडाइजिंग नेचर के बारे में पढ़ेंगे। देखो सल्फ्यूरिक एसिड ने इसको क्या कर दिया है? कॉपर को क्या करता है? कर दिया, ऑक्सीडाइज करवा दिया है। किस फॉर्म में? कॉपर जीरो, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 0, उसे किस फॉर्म में ले गया है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ले गया है। तो यहाँ पे ये वाली रिएक्शन हम दोबारा से भी वहां पे करेंगे, इसलिए हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट मेंशन कर दिया है। तो जब भी सल्फ्यूरिक एसिड को किसके साथ रिएक्ट करवाया जाता है? कॉपर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो क्या करेगा वो?
कॉपर सल्फेट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और क्या करेगा, वाटर की फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद जब हम जैसे मेटलर्जी में भी पढ़ेंगे आगे, जब आयरन सल्फाइड को O2 के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, ठीक है, तो जब आयरन सल्फाइड को O2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं हम, तो वो क्या दे देता है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है और सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। जैसे सल्फाइड्स को हम किस में बदलते हैं, ऑक्साइड में बदलते हैं। ये रिएक्शन तो बहुत जनरल रिएक्शन है मेटलर्जी की, जहाँ पे हम सल्फाइड्स को किसके अंदर कन्वर्ट करवाते हैं, ऑक्साइड्स के अंदर करवाते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के टाइम पे। तो ये भी क्या हो जाएगी, आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाएगी। उसके बाद हम जो पढ़ेंगे, तो ये 4 रिएक्शंस हैं जो आपको बिल्कुल पक्के से याद करनी है और ध्यान रखना है इनको। उसके बाद हम बात करेंगे जर्नल प्रॉपर्टीज का। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन सी इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। आपको पता है कलरलेस गैस हो जाएगी, अगर आपसे पूछे कि SO2 कैसी गैस है तो आप कलरलेस गैस मेंशन करोगे। स्मेल की अगर हम बात करते हैं तो कैसी स्मेल होती है, पंजेंट स्मेल होती है। देखो ध्यान रखना, ये कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, क्योंकि देखो जब हम CO2 की बात करेंगे तो CO2 भी क्या होती है, कलरलेस, और SO2 भी क्या होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, जैसे मैंने बताया कलरलेस होती है। SO2 की सल्फर डाइऑक्साइड की जो स्मेल होती है वो पंजेंट स्मेल होती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की जो स्मेल होती है वो मतलब कोई स्मेल नहीं होती और ड्यूरलेस होता है। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस हो गया ना कि दोनों गैसेस, क्योंकि इनके लिए टेस्ट सेम होता है। ये भी वही वाला टेस्ट दे सकती है जैसे कि लाइम वाटर के साथ CO2 के टेस्ट के लिए, टेस्टिंग के लिए कि क्या यहाँ पे CO2 गैस प्रेजेंट है या नहीं है, तो हम लाइम वाटर वाला टेस्ट करते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड के लिए भी हम लाइम वाटर वाला टेस्ट करते हैं। फिर आप दोनों ही एक टेस्ट दे रहे हैं, फिर हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो गैस मिल्कीनेस दे रही है अगर वो पंजेंट स्मेल की है देन इट इज सल्फर डाइऑक्साइड। तो कलरलेस है, पंजेंट स्मेल है, और क्योंकि ये क्या है, एक जब हम सल्फर डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो पोलर नेचर का है, ठीक है, इसलिए हाईली सॉल्युबल इन वाटर हो जाएगा। तो आप लिखोगे हाईली सॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट हो जाएगा ये नेचर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, नेचर की अगर हम बात करें तो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा, क्योंकि कैसा है, एसिडिक नेचर का है। तो एसिडिक नेचर होने की वजह से अगर किसी लिटमस के साथ हम देखते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, वो ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देता है, रेड कर देता है। अब उसके साथ साथ मेन जो प्रॉपर्टी आती है इसकी, 5th पॉइंट की अगर हम बात करें, तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, एक अच्छा इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट, एक बहुत अच्छा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। अब देखो इस चीज को बताएंगे कि कैसे हम रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें। देखो अब आपको पता है कि जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया है कि ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन सल्फर, इस तरीके से ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर्स की अगर हम बात करें, उसमें मेनली सल्फर की अगर हम बात करें तो सल्फर कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, जनरली -2, ठीक है, 0, +2, +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है। ठीक है, तो अगर सल्फर की बात करें तो सल्फर ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट को एग्जिस्ट कर सकता है। तो अब देखो सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4। तो अगर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है तो ये क्या करता है, +4 से किस में जाएगा, खुद का ऑक्सीडेशन कराएगा और दूसरे का रिडक्शन कराएगा। तो ये +4 से किस में चला जाता है, +6 में चला जाता है। ठीक है, यानी कि SO2 कौन कौन से प्रोडक्ट बना सकता है, जैसे SO3 में कन्वर्ट हो जाए या फिर H2SO4 में चला जाए। इन दोनों में देखोगे कि यहाँ पे कितनी है, +6, यहाँ पे कितनी है, +6। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ से +4 से +6 के अंदर जा रहा है। इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है और सामने वाले का रिडक्शन। तो इस फॉर्म में SO2 क्या करता है, एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है, 6th पॉइंट की अगर हम बात करें तो जब सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें, अगर देखो ये क्या एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। देखो आप +4 से वो +2 में या फिर 0, -2 इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स में आ जाता है। इसका मतलब उसका क्या हो जाता है, वो क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है। तो देखो ये अगर यहाँ पे क्या कर रहा है, +4 से +6 में जा रहा था, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था। इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा था और वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा था। अगर दूसरी पॉसिबिलिटी कैसे, अगर वो क्या कर दे,
सल्फर डाइऑक्साइड अगर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाए, सल्फर के अंदर कन्वर्ट हो जाए, या मान लीजिए सल्फर डाइऑक्साइड S2 नेगेटिव की फॉर्म में चला जाए, तो देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 0, यहाँ पे कितनी है -2, यानी कि अगर सल्फर डाइऑक्साइड +4 से 0 या -2 +2 इन फॉर्म में आ जाता है तो वो किसकी तरह काम करेगा, एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड अगर +4 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है, +4 से -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, तब वो क्या करेगा, SO2 acts like an ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, कई जगह वो क्या करता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम, ये एक बहुत अच्छा ब्लीचिंग एजेंट है, ब्लीचिंग एजेंट। ये क्या होता है, एक अच्छा ब्लीचिंग एजेंट है। अब देखो ये ब्लीचिंग एक्शन किस वजह से शो करता है, देखो दो चीजें होती हैं बेटा, ब्लीचिंग एजेंट की तरह कब काम कर सकता है, जब दूसरे का ब्लीचिंग, पहले तो ये समझिए ब्लीचिंग का क्या मतलब होता है, जैसे कोई ब्राइट कलर सब्सटेंस है उसके कलर को फेड कर दिया जाए तो वो क्या हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, ब्लीच करना बोलते हैं, यानी कि ब्लीचिंग एक्शन बोलते हैं उसको। तो जब वो डार्क कलर को क्या कर देता है, लाइट कर देता है, दैट इज ब्लीचिंग एक्शन। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो एक ब्लीचिंग एजेंट है और एक टेम्पररी, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये एक क्या है, टेम्परेरी ब्लीचिंग एक्शन शो करता है। टेम्परेरी का मतलब अगर किसी सब्सटेंस का उसने कलर फेड कर दिया है, ठीक है, मान लो किसी कोई ब्राइट कलर सब्सटेंस है और उसका उसने क्या कर दिया है, लाइट कलर कर दिया है, ठीक है, मान लो ये डार्क ग्रीन है और उसको लाइट कर दिया है, ठीक है, तो इसका मतलब उसने उसको ब्लीच कर दिया है, थोड़े टाइम के बाद ये वापस से ब्राइट कलर का हो जाए, यानी कि वो एक्शन डिसअपियर हो जाए, दैट इज टेम्परेरी एक्शन। तो जो ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है, लेकिन इसका एक्शन क्या होता है, टेम्परेरी होता है, जबकि Cl2 क्या करता है, एक परमानेंट ब्लीचिंग एजेंट है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है कि वो टेम्परेरी एक्शन करता है। सेकंड थिंग जो आपको ध्यान रखनी है कि ये इसका जो ब्लीचिंग एक्शन है वो किसकी वजह से है। देखो आपको पता है जब किसकी बात करते हैं हम, सल्फर डाइऑक्साइड की बात करते हैं, तो ये जब दो सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या करता है, उसके कोरस्पॉन्डिंग दो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करता है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग H2SO4 की फॉर्मेशन कर देता है और नेसेंट हाइड्रोजन को रिलीज करता है। ये हाइड्रोजन जो रिलीज हुई है यहाँ पे, ये क्या करती है, जो कलरफुल सब्सटेंस है, मान लीजिए जो भी कलरफुल सब्सटेंस है उसके साथ क्या करेगी, एड ऑन हो जाएगी, यानी कि उसके साथ रिएक्ट करेगी, उसका क्या हो जाएगा, जो कलरफुल सब्सटेंस है उसका रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, और वो क्या हो जाएगा, उसका कलर फेड हो जाता है। तो ये जो इसका ब्लीचिंग एक्शन है वो किसकी वजह से है, उसके रिड्यूसिंग नेचर की वजह से, ना कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर की वजह से। तो आपको ध्यान रखना है कि SO2 के सल्फर डाइऑक्साइड के रिड्यूसिंग नेचर की वजह से वो एक क्या करता है, ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, सबसे पहले जो हम बात करेंगे दैट इज टेस्ट फॉर सल्फर डाइऑक्साइड। ये भी इंपॉर्टेंट है, टेस्ट फॉर सल्फर डाइऑक्साइड। तो हम सल्फर डाइऑक्साइड को अगर कहीं पे प्रेजेंट है क्वालिटेटिव एनालिसिस में, जैसे हम बहुत बार इस फिनोमेना को यूज करते हैं, तो उसको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है। देखो जैसे ये मैंने जैसे पहले भी रिपीट किया था, सल्फर डाइऑक्साइड वैसे ही काम करता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को हम फाइंड आउट करते हैं। 10th क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि हाउ टू टेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड। देखो कहीं पे भी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम लाइम वाटर से पास करवाते हैं तो क्या होता है, लाइम वाटर का फॉर्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से पास करवाते हैं, तो आपको पता है जब वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से पास करवाते हैं तो वहां पे क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है प्लस वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है, यानी कि इनसोल्यूबल होता है। तो पानी के अंदर इनसोल्यूबल व्हाइट कलर दिखेगा, इसका मतलब ये मिल्कीनेस आ जाएगी। जो आपने क्लियर सॉल्यूशन, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बिल्कुल क्लियर होता है जैसे पानी होता है, उसमें से जैसे ही आप CO2 को पास कराओगे आपको मिल्कीनेस अपीयर हो जाएगी, दैट इज मिल्कीनेस, आप ऐसे लिख सकते हो एकदम से। तो वो मिल्कीनेस किसकी वजह से आती है, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से आती है। तो अगर लाइम वाटर से CO2 को पास कर, किसी गैस को पास कराने के बाद मान लीजिए यहाँ पे अगर CO2 होगा तो वो मिल्कीनेस
अपीयर हो जाएगी और उससे हम CO2 की टेस्ट को प्रेजेंस का हम टेस्ट करते हैं। अगर मान लीजिए लाइम वाटर में से एक्सेस अमाउंट में CO2 होता है, ये अगर माइल्ड अमाउंट में आप यूज करते हो तो ये वाली चीज होगी, लेकिन अगर आपने यहाँ पे CO2 क्या कर दिया है, ज्यादा अमाउंट में ले लिया है, तो क्या होता है, जो CO2 होती है वो दोबारा से, क्योंकि वो ज्यादा अमाउंट में आपने ली है, जो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है उसके साथ रिएक्ट करके कैल्शियम बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन कर देती है। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या होता है बेटा, सोल्यूबल होता है, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन कर देती है और ये क्या होता है, ये सोल्यूबल होता है। ये क्या था, इनसोल्यूबल, इसी की वजह से व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहे थे, व्हाइट कलर पीपीटी, ठीक है। और अगर ये सॉल्युबल है तो ये क्या हो जाएगा, उसके अंदर डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें माइल्ड अमाउंट में यूज करनी चाहिए CO2 को पास करवाते हैं। अगर आपने क्या करवा दिया, अगर मान लीजिए सल्फर डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें, यही वाला टेस्ट सल्फर डाइऑक्साइड के लिए भी होता है। तो जहाँ पे जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड को आप पास करवाओगे तो वो क्या बनाएगा, उसी के कोरस्पॉन्डिंग कैल्शियम सल्फाइड की फॉर्मेशन करेगा। देखो अब पूरी रिएक्शन में क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि ये C था, यहाँ पे C आ गया, यहाँ पे सल्फर है तो कैल्शियम सल्फाइड प्लस H2O की फॉर्मेशन। वैसे यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगी, मिल्कीनेस आ जाएगी। और ये वाली मिल्कीनेस अगर आपने एक्सेस में SO2 को यूज कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये सल्फाइड बाइसल्फाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सल्फाइड क्या हो जाएगा, बाइसल्फाइड के साथ क्या, बाइसल्फाइड के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम HSO थ्राइस ट्वाइस और तो ये क्या हो जाता है, ये सॉल्युबल होता है, ये क्या होता है, सॉल्युबल। ये क्या था, इनसॉल्युबल होता है, इसकी वजह से मिल्कीनेस आ जाती है और व्हाइट कलर का होता है, तो मिल्कीनेस अपीयर हो जाती है। लेकिन अगर आपने ज्यादा अमाउंट में पास करवा दिया तो क्या बनाएगा, सोल्यूबल प्रोडक्ट बना देगा, यानी कि कैल्शियम बाइसल्फाइड की फॉर्मेशन कर देगा, आपको क्लियर सॉल्यूशन हो जाएगा वापस से। तो ये वाली चीज हमें करनी है कि कैसे हम, तो इम्पोर्टेंट आप लिख सकते हो उस चीज को, क्योंकि क्वालिटेटिव एनालिसिस में ये बात आएगी आपकी दोबारा से। चलो नेक्स्ट हमारा आता है कि अब हमने प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लिया, प्रिपरेशन के बारे में पढ़ लिया, टेस्ट के बारे में पढ़ लिया। अब हम डिस्कस करेंगे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, यानी कि क्या क्या रिएक्शंस देता है वो, ठीक है। तो जब हम सबसे पहले हम बात करेंगे एडिशन रिएक्शंस की बात करेंगे। तो जब भी SO2 को Cl2 के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो वो क्या हो जाता है, एड ऑन हो जाता है, जस्ट क्या हो जाएगा, SO2 Cl2, ठीक है। अब देखो सोचो यहाँ पे अगर आप इस चीज को कैलकुलेट करोगे तो सल्फर यहाँ पे कितने में था, +4 में, ठीक है। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गया, और क्लोरीन यहाँ पे 0 से -1 में चला गया है, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, इसका मतलब इसने क्या किया, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम किया। तो सिंपल एडिशन रिएक्शन, तो एडिशन रिएक्शंस जस्ट आपको याद रखनी है। इसी तरीके से SO2 को अगर O2 के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो क्या बनाता है वो, उसके कोरस्पॉन्डिंग SO3। ये रिएक्शन 3-4 बार आएगी आपकी, पहले भी जैसे मैंने डाइऑक्सीजन की बात की थी तब भी मैंने इसके बारे में बात की थी, और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये आपको पता है कि वही वाली चीज की लो टेम्परेचर, इसके लिए कुछ कंडीशंस भी होती हैं, लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर होना चाहिए, हाई प्रेशर जैसे 2 बार के आसपास, 700 के आसपास टेम्परेचर होना चाहिए, 700 केल्विन के आसपास। और क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो पूछा जाता है कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है, तो V2O5 और या फिर प्लेटिनम को हम कैटलिस्ट के तौर पे यूज करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये ध्यान रखना होता है, ये 3-4 बार आएगी। कॉन्टेक्ट प्रोसेस के अंदर भी हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। बैलेंसिंग नहीं करती हूँ मैं इन रिएक्शंस की, आप इसको बैलेंस करवा देना। तो ये जस्ट क्या है, एड ऑन है, मतलब कि सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर O2 का एडिशन हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड को अगर हम Na2O2, ठीक है, सोडियम पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो क्या बनाता है, Na2SO4 की फॉर्मेशन कर देगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो एडिशन रिएक्शन के आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद आ जाता है, तो ये होगी एडिशन रिएक्शन। जब क्या करता है, अब ये पता है आपको कि सल्फर डाइऑक्साइड क्या है,
एसिडिक नेचर का है, तो ये ऑब्वियस सी बात है बेस के साथ भी रिएक्ट करता हो। जैसे मान लो NaOH के साथ, क्योंकि ये बेसिक है, ये एसिड है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। तो ये क्या बनाता है, सोडियम सल्फाइड की फॉर्मेशन करता है, और क्या हो जाता है, वाटर का रिमूवल हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम सोडियम सल्फाइड को फर्दर और ज्यादा एक्सेस अमाउंट में सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो सोडियम बाइसल्फाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, जैसे हम पहले भी कर रहे थे। ठीक है, कैल्शियम सल्फाइड का था वहां पे। अरे ये वही वाली तो रिएक्शन है, देखो जो हमने अभी की थी। बेटा क्या किया है मैंने, कुछ नहीं किया है ना, यही वाली तो रिएक्शन है। यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, वहां पे क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सिंपल। ठीक है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा था, तो वहाँ कैल्शियम सल्फाइड बन आ रहा था। यहाँ पे क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्ट कर रहा है, तो ये सोडियम सल्फाइड बनाता है। फर्क सिर्फ ये है कि ये सोल्यूबल है, वो क्या था, इनसोल्यूबल था। ठीक है, और अगर एक्सेस अमाउंट में अगर SO2 को पास करवा दिया, तो वही वाली रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगी, सोडियम बाइसल्फाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। यही वाली रिएक्शन हमने पहले भी पढ़ी है। ठीक है, सिर्फ नेम बदल गया है कि SO2 को बेस के साथ यहाँ पे कैल्शियम के साथ करवा रहे थे, कैल्शियम सल्फाइड बन रहा था। ठीक है, सेम एज इट इज रिएक्शन है जो पहले हम कर चुके हैं। ठीक है, अब हम आते हैं जब वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो देखो, अब हम रिड्यूसिंग एजेंट की तरह जब काम करता है, तो कौन कौन से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है, और उनमें से इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, जब फर्स्ट हम पढ़ते हैं, जैसे क्लोरीन को अगर क्या करवाते हो आप, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हो, तो वो क्या बनाता है, उसके कोरस्पॉन्डिंग, अब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो मैंने आपको पहले भी सिखाया था, देखो जब वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, तो किसके अंदर, या तो H2SO4 या फिर SO3 के अंदर कन्वर्ट होगा। तो वो यहाँ पे किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, H2SO4 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। देखो याद करने का तरीका बताऊंगी मैं आपको, तो देखना बेटा, ये तो क्या हो जाएगा, +4 से +6 में चला जाएगा, यानी कि H2SO4 के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और क्लोरीन 0 से किस में अंदर चला जाएगा, -1, उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। इसका मतलब ये किस फॉर्म में चला जाएगा, HCl की फॉर्म में चला गया। तो देखो, क्लोरीन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से -1 में चला गया, तो इसका रिडक्शन हो गया है। ये क्या है, +4 से, देखो +4 से +6 के अंदर चला गया है, इसका क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है। तो ये यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है, एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो अब दूसरी रिएक्शन सेम एज इट इज होंगी सारी रिएक्शन, तो करके देखते हैं। देखो अब क्या हो जाएगा, आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट ध्यान में रख लेते हो। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, Fe2SO4 का थ्राइस। ठीक है, सल्फाइड है आपके पास, सल्फेट प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, SO2 और वाटर के साथ रिएक्ट करके, वही इनकी वजह से तो क्या बन गया होगा, पक्का यहाँ पे H2SO4 बन गया होगा। ठीक है, और यहाँ पे आयरन क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और ये क्या है, किस FeSO4 के अंदर चला गया है, यानी कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया है। तो आप इस चीज को ध्यान से देखिए, वो क्या है, +3 से +2 के अंदर चला गया है। ठीक है, इसका मतलब उसका क्या हो गया बेटा, रिडक्शन हो गया है ना। और यहाँ पे +4 से +6 के अंदर, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन करना क्या है, आप सिर्फ इन वाले प्रोडक्ट्स को ध्यान कर लेना। ठीक है, क्लोरीन किसके अंदर गया है, HCl के अंदर गया है, Fe2SO4 थ्राइस किसके अंदर चला गया है, FeSO4 के अंदर चला गया। एज इट इज एक रिएक्शन और करते हैं। ठीक है, तो सिमिलैरिटी बना के याद करोगे तो चीजें क्या हो जाएंगी, आपको जल्दी याद हो जाएंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा जो सिमिलर रिएक्शंस हैं उनको एक साथ लिख के और तब याद करने की कोशिश करना कि MnO4 को जब आप किसके साथ रिएक्ट करवाओगे, ऐसे ही SO2 और Cl2 के साथ SO2 और H2O के साथ रिएक्ट करवाओगे वाटर की प्रेजेंस में। सॉरी देखो एक मिनट कर देती हूँ मैं। तो वाटर के साथ अगर रिएक्ट करवाओगे बेटा, तो वही जैसे मैंने अभी बताया, इनकी वजह से क्या बन जाएगा, आपका H2SO4 बन जाएगा। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है कि MnO4 में यहाँ पे +7 में है, तो ये किस में चला जाता है, MnO2 की फॉर्म में चला जाएगा। यहाँ पे Mn किसकी फॉर्म में चला गया, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो यहाँ पे क्या हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और
उसी के अब पोटेशियम कहाँ चला गया भैया ना, तो ये इसके कोरस्पॉन्डिंग एक प्रोडक्ट और ध्यान रखना आपको, K2SO4। इसका कुछ नहीं हुआ है, पोटेशियम तो यहाँ पे भी +1 में था, यहाँ पे भी +1 में, ठीक है। तो ये हमारी रिएक्शन हो जाती है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगी तो वो किसकी तरह काम कर रहा है, एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो इस तरीके से आपको ये रिएक्शंस ध्यान रखनी है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, जैसे कि अगर हम ऑक्सीडाइजिंग, अब हमने पढ़ा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, अब हम पढ़ते हैं ऑक्सीडाइजिंग। जब वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, SO2 जब क्या करेगा, वो ऑक्सीडेशन करवाएगा सामने वाले का। तो मैंने आपको बताया था जब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो इसका मतलब उसका रिडक्शन होगा। तो सल्फर +4 से या तो S2 नेगेटिव में जाएगा या फिर सल्फर में चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, 0, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट बनाएगा। जैसे अगर हम जैसे हम देख लेते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से प्रोडक्ट बना रहा है। जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है, तो मैग्नीशियम के साथ जब क्या करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाता है बेटा, मैग्नीशियम सल्फाइड ऑक्साइड और मैग्नीशियम सल्फाइड की फॉर्मेशन कर देता है, मैग्नीशियम सल्फाइड की। तो देखो यहाँ पे सल्फर क्या था, +4 से -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया। यहाँ पे क्या है, -2, और यहाँ पे क्या थी सल्फर की, +4, ठीक है। इसका मतलब इसने क्या कर लिया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर लिया है। इसका मतलब देखो इसका क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब इसका ऑक्सीडेशन, मैग्नीशियम यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे मैग्नीशियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इसने क्या कर दिया है, इसका ऑक्सीडेशन कर दिया है। इसका मतलब यहाँ पे ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। उसी तरीके से बेटा यहाँ पे आप फर्दर दूसरी मेटल्स के साथ, जैसे पोटेशियम के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, पोटेशियम सल्फाइड, और क्या बनाता है, K2SO3 प्लस K2S2O3। तो इस तरीके से आपको ये प्रोडक्ट्स क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे थोड़ा सा, इसका कोई और सॉल्यूशन नहीं, ये प्रोडक्ट बन रहे हैं तो बन रहे हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, चलो। जब हम किसकी बात करते हैं, जैसे CO कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो वही क्या बना देगा, देखो अब इस चीज को थोड़ा सा रिलेट करते हैं, तो वो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। आपको ये याद करना है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, और SO2 किसके अंदर चला गया है, सल्फर की फॉर्म में चला गया है, ठीक है। उसी तरीके से जब H2S के साथ SO2 को रिएक्ट करवाया जाता है तो क्या देता है, H2O प्लस सल्फर, ठीक है। इस तरीके से आपको याद करना है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जैसे स्टेनस क्लोराइड के साथ, ठीक है। जब वो रिएक्ट करता है, देखो यहाँ पे ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यहाँ पे एसिड की प्रेजेंस में अगर वो रिएक्ट करेगा SO2 के साथ, ठीक है, तो वो क्या बनाएगा, SnCl4, यानी कि +2 से +4 में भेज दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया है ना, तो वो क्या बनाएगा, H2O प्लस सल्फर की फॉर्मेशन कर देता है। तो देखो SO2 किस फॉर्म में चला गया है, सल्फर की फॉर्म में चला गया है। यहाँ पे क्या था, +2 से ये +4 हो गया है, ठीक है। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो गया है, और इसका क्या हो गया है, यहाँ पे +4 में था, ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसका क्या हो गया है, यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हो रिडक्शन हो गया। तो ये रिएक्शन, अच्छा SnCl2 की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन, ये एक्सेप्शन है ना, देखो ध्यान है, SnCl2 जब HCl की प्रेजेंस में, ओजोन के साथ HCl की प्रेजेंस में, यहाँ पे ये एक्सेप्शनल शो करता है, देखो एक्सेप्शन, वहां पे भी रिएक्ट कर रहा था ना, तो पता है क्या बना रहा था, SnCl4 प्लस H2O, और सिर्फ देखो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे सिर्फ ये बना रहा था, वो O2 को यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, इसलिए एक्सेप्शन है। जनरली मैंने जितनी रिएक्शंस आपको सिखाई थी, O3 फर्दर किस में टूटता था, O2 में जरूर टूटता था। यहाँ पे O3 होता तो यहाँ पे प्रोडक्ट के तौर पे, क्योंकि वो ऑक्सीजन को दे देता था और O2 मिलता था यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे नहीं मिलेगा। ये एक्सेप्शनल बिहेवियर है कि जब ओजोन क्या करता है, स्टेनस क्लोराइड के साथ, SnCl2 के साथ स्टेनस क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या प्रोडक्ट देता है, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है इस वजह से, क्योंकि ये एक्सेप्शनल है। उसी तरीके से एक रिएक्शन और भी थी ना यहाँ पे, SO2 के साथ भी तो रिएक्शन करती है O3,
तो पता है क्या बनाती है, SO3 बनाती है, वहां पे भी O2 नहीं देती है। तो ये दो रिएक्शंस वहां पे एक्सेप्शन के तौर पे हैं ओजोन वाले केस में। स्टेनस क्लोराइड आया तो सोचा बता देते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आज ये आपको सारी रिएक्शंस अच्छे से लर्न करनी है बेटा, इसका कोई और सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। जितना हो सका मैंने आपको रिलेट करवाने की कोशिश की है, ठीक है। एक बार ये सबको रिवाइज कर लेना। अब जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ एसिड्स, है ना, किंग ऑफ एसिड्स। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं ना कि हु इज द किंग ऑफ एसिड्स, किंग ऑफ केमिकल्स, सॉरी, किंग ऑफ केमिकल्स, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। कुछ बच्चे ये आंसर करते हैं, पूछे हैं कि किंग ऑफ केमिकल्स क्यों बोलते हैं इसको, तो कुछ बच्चे इसका आंसर करते हैं कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। अरे नहीं, इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, लेकिन पॉइंट क्या है बेटा, इसकी एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। जब H2SO4 की बात करते हैं तो ये बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है, इसकी एप्लीकेशंस जनरल लाइफ में बहुत सारी हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल इट किंग ऑफ केमिकल्स, लिख देते हैं किंग ऑफ केमिकल्स। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सेप स्ट्रक्चर के बारे में। तो H2SO4 की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन OH टेट्राहेड्रल, ओके, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। वही सिग्मा बॉन्ड गिन लो भाई, पाई बॉन्ड को नहीं गिनते हाइब्रिडाइजेशन में, हाइब्रिडाइजेशन पूछ ले तो सिग्मा 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 सिग्मा, लोन पेयर तो है ही नहीं सल्फर के पास। तो सेंट्रल एटम के पास कितने सिग्मा है, 1 2 3 एंड 4, 4 के लिए क्या हो जाएगा बेटा, 4 के लिए sp3, sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल। तो ये क्या हो जाएगी, H2SO4 की शेप कैसी हो जाएगी, टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगी, ठीक है। और बहुत अच्छा एसिड है, सबको पता है एसिडिक कैरेक्टर होता है, क्योंकि यहाँ पे अब इसको ओक्जो एसिड बोलते हैं। अब ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं हम, ओक्जो एसिड। ओक्जो एसिड मतलब कौन से एसिड होते हैं, देखो HCl ओक्जो एसिड नहीं है, HCl भी तो एसिड है लेकिन ये ओक्जो एसिड नहीं है। मतलब वो वाले एसिड जो ऑक्सीजन से अटैच्ड हाइड्रोजन को रिलीज करते हैं, दैट आर ओक्जो एसिड्स। तो H2SO4 क्या है, एक ओक्जो एसिड है, ये ध्यान रखना। अब ये डाइप्रोटिक है, डाइबेसिक एसिड है ना, डाइबेसिक ऐसे बोलते हैं ना। तो आप बोलोगे डाइबेसिक मतलब कि दो हाइड्रोजन्स को रिलीज कर सकता है, दो H पॉजिटिव आयंस को रिलीज कर सकता है, ठीक है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट डाइबेसिक एसिड। अब बेसिसिटी की अगर बात चल रही है, H पॉजिटिव आयंस को देखो बेटा, अब देखो एक हाइड्रोजन को रिलीज करता है ना, एक H पॉजिटिव, देखो अब एक H पॉजिटिव को रिलीज करेगा, जैसे H2SO4 अगर एक H पॉजिटिव को रिलीज करे तो किस फॉर्म में जाएगा, HSO4 नेगेटिव और H पॉजिटिव। तो ये वाला स्टेप तो बहुत, यहाँ पे जो K की वैल्यू होती है, K की वैल्यू मतलब ये वाला स्टेप तो बहुत जल्दी से हो जाता है, ठीक है। यानी कि 10 की पावर 3 डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू होती है, ठीक है। बहुत जल्दी से होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट की जितनी वैल्यू ज्यादा होगी उतनी जल्दी से स्टेप हो रहा है। लेकिन जब दूसरे हाइड्रोजन को निकालने का नंबर आता है ना, तो वो वहां पे K की वैल्यू कम होती है, उसको निकालने की टेंडेंसी इसकी कंपैरेटिवली कम होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि देता नहीं है, देता है लेकिन बहुत कम टेंडेंसी के साथ देता है, ठीक है। तो ये +3 है यहाँ पे, सॉरी, याद रख लेना। तो ये जो सेकंड स्टेप होता है, जैसे HSO4 नेगेटिव, एक हाइड्रोजन को रिलीज कर दिया, इसको रिलीज करने के बाद क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन O नेगेटिव और यहाँ पे OH। इस हाइड्रोजन को रिलीज करने के बाद ये जब सेकेंड हाइड्रोजन को डिसोसिएट करने की टेंडेंसी के बारे में पूछा जाता है ना, तो आप बोलना ये यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू कम होती है, मतलब जल्दी से नहीं निकालना चाहता है। रीजन पूछेगा अभी आपसे, अगर ये इस हाइड्रोजन को भी निकाल देगा तो SO4 नेगेटिव और H पॉजिटिव यहाँ पे। क्यों भाई, देखो अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है इस तरीके से, क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, एनसीईआरटी में भी होगा कि भाई ये वाला स्टेप स्लो क्यों है कंपैरेटिवली, और ये वाला जो जब ये वाला था यानी कि एक हाइड्रोजन को निकाल रहे थे सिर्फ, तो वो स्टेप जल्दी हो रहा था। पता है क्या है, क्योंकि यहाँ पे बेटा जब ये नेगेटिव आयन होता है ना, तो ये नेगेटिव आयन फिर रेजोनेंस से दो बंदे स्टेबल कर सकते हैं। देखो ये यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे ये चला जाएगा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये यहाँ आए तो ये वाला यहाँ पे चला जाए, तो कई सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं। ये नेगेटिव आयन मतलब एक नेगेटिव आयन को दो ऑक्सीजन स्टेबलाइज कर रहे हैं, ठीक है। जब ये निकलता है तो एक के ऊपर नेगेटिव आता है, उसको दो स्टेबलाइज करने के लिए है, तो ये रिएक्शन ये क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाती है। लेकिन अगर ये निकलेगा ना,
तो अब देखो 2 नेगेटिव आयंस 2 ऑक्सीजन, तो भाई 2 को 2 हैंडल कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अब इसको एक बंदा हैंडल करेगा। इसका मतलब ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, आप ऐसे बोल सकते हो कि जो अब इसको ज्यादा ऑक्सीजन स्टेबलाइज करवा रहे थे, इसको एक को एक मिल रहा है। अब एक को पहले 2 ऑक्सीजन स्टेबलाइज करवा रहे थे एक नेगेटिव चार्ज को, अब यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज को 2 ऑक्सीजन स्टेबलाइज करवा रहे हैं, तो ये वाला स्टेप क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है एनसीईआरटी का। तो इतना हमने पढ़ा कि H2SO4 की स्ट्रक्चर कैसी होती है। अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन के बारे में कि हम कैसे प्रिपेयर करवाते हैं। तो ये फिर से बोलती हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट प्रोसेस नाम है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस से हम क्या करवाते हैं, सिंथेसाइज करवाते हैं H2SO4 को। ठीक है, सबसे पहला जो स्टेप होता है, जैसे S8 का O2 के साथ किसी भी तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन, ठीक है, आयरन सल्फाइड से भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी तरीके से SO2 की फॉर्मेशन। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है, फर्स्ट स्टेप होता है सल्फर से पहले SO2 की फॉर्मेशन होती है। सेकंड वही वाला इंपॉर्टेंट स्टेप जो मैंने पहले बोला था ना, SO2 O2 के साथ क्या करता है, SO2 की प्रॉपर्टीज में भी पढ़ा था बेटा, एडिशन रिएक्शन शो करता है। और एडिशन ये इक्विलिब्रियम में होती है ये वाली रिएक्शन, दैट्स व्हाई क्या बनाता है, SO3 की फॉर्मेशन करता है। मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक V2O5 की V2O5 या फिर प्लेटिनम को कैटलिस्ट की तरह काम करवाते हैं। प्रेशर अगर बात करते हैं तो 2 बार लिखना है आपको, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, तो आप लिखोगे हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर की कंडीशंस रखनी होती हैं, तो 2 बार और क्या हो जाएगा, टेम्परेचर 720 केल्विन के आसपास आपको रखना पड़ता है। तो चलो भाई ठीक है। अब थर्ड पॉइंट जो आता है दैट इज, जब ये SO3 होता है उसको H2SO4 के, अब देखो सोचोगे आप H2SO4 तो बना रहे हैं, H2SO4 को यूज कर रहे हैं, बिल्कुल इस वाले स्टेप में हम H2SO4 को ही यूज करते हैं, इससे ओलियम की फॉर्मेशन होती है। ओलियम का फॉर्मूला होगा H2S2O7। ठीक है, यहाँ पे एक यूज होगा तो बेटा दो H2SO4 निकल आएंगे, इसका मतलब हमें ओवरऑल बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, एक से दो बनाएंगे, ये हम यहाँ पे यूज करते हैं इस वाले स्टेप में। तो ये वाला जो ओलियम की फॉर्मेशन हुई है इसको बोलते हैं हम ओलियम। ठीक है, जब इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, यानी कि H2SO7 को जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल H2SO4 के मिलते हैं। ठीक है, हालांकि हमने H2SO4 को यूज किया लेकिन हमारे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा H2SO4 मिल जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल क्या हो गया इस रिएक्शन के अंदर, इंपॉर्टेंट लिख लेना है ना, रिएक्शन के अंदर H2SO4 की फॉर्मेशन होती है। तो अब हमने H2SO4 की फॉर्मेशन की बात करी, अब आपको पता है कि क्या होता है, कलरलेस लिक्विड होता है। प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो कलरलेस लिक्विड होता है। फिर हमने पहले भी बात, देखो सब जानते हैं इसके बारे में, बहुत कोरोसिव होता है। कोरोसिव का मतलब अरे बिल्कुल डेंजरस, मतलब जला देता है चीजों को, है ना, वो हाईली कोरोसिव होता है। ठीक है, एसिडिक होता है, वही प्रॉपर्टीज आपको बहुत अच्छी से करनी है, यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो यहाँ पे मैं सारी चीजों को एक साथ लिखने की कोशिश करती हूँ, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता है, क्योंकि H2SO4 क्या है, पहले से ही बेटा +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, अगर दूसरे का रिडक्शन करेगा तो खुद का ऑक्सीडेशन +6 से सल्फर +8 में थोड़ी ना जा सकता है। क्या क्वेश्चन पूछ ले कि क्या H2SO4 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी +6 में है। तो +6 से बेटा अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो खुद का ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा, दूसरे का रिडक्शन खुद का ऑक्सीडेशन, और +6 सल्फर +6 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में जा ही नहीं सकता। तो ओनली एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा, है ना, याद रखना। एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम पढ़ेंगे इसके बारे में खूब सारी रिएक्शंस, कब, जब हम ऑर्गेनिक के अंदर भी करेंगे, जब इसको यूज करवाएंगे, और अभी वाला जो पोर्शन है वहां पे भी है। तो ये क्या करता है, अच्छे डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। डिहाइड्रेशन का मतलब सुना है, बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन होगी तो क्या बोलते हैं, पानी पिलाओ, खूब सारा पानी पिलाओ।
ठीक है। तो डिहाइड्रेशन मतलब जहाँ पे पानी की कमी होती है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब पानी डिहाइड्रेशन कर देता है, पानी की कमी कर देता है, पानी निकाल देता है, ठीक है वहां से। तो ये रिमूव करवा देता है। तो ये आपको याद करना है, एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। तो अभी हम करेंगे रिएक्शंस के बारे में बात, कौन कौन सी प्रिपरेशन हमने पढ़ ली है, ठीक है। हमने प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लिया है, अब हम रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे कॉमन रिएक्शंस करते हैं बेटा, बहुत बहुत आसान आसान रिएक्शन पहले करेंगे। एसिड है, बेस के साथ रिएक्ट करेगा, तो बताओ एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो पहले क्या बनाएगा, Na2SO4 प्लस क्या बना देगा बेटा, सॉल्ट प्लस वाटर, वाटर की फॉर्मेशन। जरूरी नहीं है कि यही वाला बेस हो, अब कहीं रिएक्शन याद करे हो तो कोई भी बेस हो सकता है, KOH हो जाएगा यहाँ पे, तो K2SO4 बना देगा, सिंपल, कुछ भी हो सकता है। तो एसिड और बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी बेटा, रटना नहीं है, इस चीज को याद कर लेना कि यहाँ पे बेस कोई भी हो सकता है, उसके कोरस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनाएंगे और वाटर का क्या हो जाएगा, रिमूवल हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली रिएक्शन हमने पढ़ी। उसके बाद जैसे आप पढ़ते थे कोई भी एसिड, जैसे H2SO4 है, जब भी कोई एसिड सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, ये फिर से रिएक्शन वही आ गई 10th वाली। तो एसिड जब किसके साथ रिएक्ट करता है बेटा, किसी सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो CO2 प्लस H2O4 श्योर निकलते हैं, ठीक है। 10th की रिएक्शन है ये, हम बार बार वहां पे तो बिल्कुल अच्छे से याद करवाते हैं, CO2 और H2, ठीक है। और उसके कोरस्पॉन्डिंग सॉल्ट, तो कोरस्पॉन्डिंग सॉल्ट क्या हो जाएगा, Na2SO4, ठीक है। तो जब भी कोई कार्बोनेट क्या करेंगे, ये जरूरी नहीं है कि सोडियम कार्बोनेट हो, पोटेशियम कार्बोनेट भी होगा, जब भी कोई कार्बोनेट किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो CO2 प्लस H2O निकलेगा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। यहाँ पे K2CO3 होता तो यहाँ पे K2SO4 बन जाता, ये जरूर निकलेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, ठीक है। थर्ड पॉइंट हम बात करते हैं, इसी तरीके से किसी कोई भी एसिड अगर सोडियम जैसे किसी बाइकार्बोनेट के साथ, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो भी बेटा CO2 और H2O की फॉर्मेशन करता है और उसके कोरस्पॉन्डिंग सॉल्ट देता है। तो सॉल्ट क्या हो जाएगा, Na2SO4 की फॉर्मेशन करता है। तो ये जर्नल रिएक्शंस हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं बहुत बार। अब यही नेक्स्ट ये वाली भी बहुत आसान रिएक्शन है कि जब भी कोई मेटल एसिड के डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करती है, जैसे H2SO4 डाइल्यूट एसिड के साथ फॉर्म करती है, तो किसी एसिड के साथ रिएक्ट करती है, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करती है, तो पता है हाइड्रोजन को रिलीज करवाती है। तो क्या कर देंगे, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। याद रखना कोई भी मेटल, ये जरूरी नहीं है जिंक है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कुछ भी हो सकता था यहाँ पे, कोई भी का मतलब ये नहीं है बेटा जो रिएक्टिविटी में हाइड्रोजन से ऊपर है वो वाली मेटल्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे गोल्ड भी रख दूंगी मैं, उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो वो वाली मेटल्स जो एक्टिव मेटल्स हैं, अगर वो डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस को क्या कर देती हैं, रिलीज कर देती हैं, ठीक है। अब आता है एज एन डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जब वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है तो कौन कौन सी रिएक्शंस को शो कर सकता है उसके बारे में बात करेंगे हम। जैसे बताया डिहाइड्रेशन, अरे मान लो अभी जैसे मैं बोल दूं कि भाई वो बोलते बोलते जैसे, या फिर हम ऐसे बोलते हैं ना, किसी को डॉक्टर बोलता है कि डिहाइड्रेशन हो गई है, ग्लूकोज पिलाओ, ये पिलाओ, मतलब कि डिहाइड्रेशन का मतलब वहां पे पानी की कमी हो गई है, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन मतलब डी मतलब कमी हो जाना, हाइड्रा मतलब वाटर, वाटर का रिमूवल करवाना डिहाइड्रेशन, तो ये वाटर को रिमूव करवा देता है। तो जैसे शुगर का बहुत कॉमन एग्जांपल है, शुगर को किसके साथ रिएक्ट करवाया जाता है, अगर H2SO4 के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाओगे, तो अगर चीनी को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाओगे बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन बचेगा सिर्फ ब्लैक ब्लैक, यानी कि सिर्फ कार्बन का कोयला बच जाएगा और क्या हो जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे और यहाँ पे सिर्फ कार्बन बच जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर फॉर्मिक एसिड HCOOH फॉर्मिक एसिड को अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाओगे तो क्या निकलेगा, वाटर H2O,
तो क्या बच गया, CO प्लस H2O। तो क्या लिखोगे बेटा, CO प्लस H2O। ठीक है, उसके बाद जब कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट क्या होता है, ब्लू कलर का, है ना, ब्लू कलर के क्रिस्टल होते हैं बहुत अच्छे वाले। ठीक है, तो जब उसको क्या करवा जाता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। अरे लेबोरेटरी में कॉपर सल्फेट को आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं देते, क्योंकि कॉपर सल्फेट देखते ही पता चल जाता है, ब्लू कलर का बहुत अच्छे क्रिस्टल होते हैं ना। तो जब इसको क्या करवा दो आप, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करवा दोगे, पानी को सोख लेगा और डिहाइड्रेशन कर देगा, यानी कि CuSO4 बनेगा सिर्फ, और क्या बन जाएगा, H2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। तो समझो बेटा, ये क्या हो जाएगा, व्हाइट कलर का, और ये क्या था, ब्लू कलर का था। बहुत क्रिस्टल में जो कलर था वो किसकी वजह से था, वाटर, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं इनको, ये वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड है, इनकी वजह से ये कलर था। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ऑक्जेलिक एसिड के साथ, ये वाला भी आपका पूछ सकते हैं। तो ऑक्जेलिक एसिड का सबको फॉर्मूला पता है, और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ जब रिएक्ट करवाओगे तो वाटर मॉलिक्यूल को क्या करवा दो बेटा, H2O, चलो H2O। ठीक है, तो ये क्या बन गया, CO और CO2 बच गया, तो CO प्लस CO2 प्लस H2O की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट बहुत जगह यूज होगा बेटा, आगे भी बहुत जगह आएगा जब मैं ऑर्गेनिक कराऊंगी। ठीक है, अब आ जाते हैं ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर बहुत आसान रिएक्शन है, अभी याद करवा देते हैं 2 मिनट के अंदर। तो क्या होता है, उसका एक अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है H2SO4। कैसे करता है देखो, जब किसकी बात करते हैं, H2SO4 की बात करते हैं, तो क्या निकलता है वो, किस तरीके से टूटता है, H2O प्लस SO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन देता है, जिसको सभी यूज करेंगे। ये है बेसिक थ्योरी। तो जब H2SO4 रिएक्ट करता है तो खुद इनमें कन्वर्ट हो जाता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। इस ऑक्सीजन को लेके कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर बन जाएगा, सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर चेंज हो जाता है। अब देखो मैं क्या बोलती हूँ, सिर्फ एक चीज याद कर दो, जैसे कार्बन है, कार्बन को अगर H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाओगे बेटा, तो ये याद कर देना कि कार्बन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन CO को ले लेगा और किसके अंदर, CO2। और बताओ बेटा, H2SO4 की वजह से क्या बनेगा, H2O प्लस SO2। अरे H2SO4 टूटा होगा ना, तो 2 प्रोडक्ट ये दिए होंगे और ऑक्सीजन दिया होगा जो कार्बन ने कैच कर लिया है। तो देखो ये वाले प्रोडक्ट तो सेम रहेंगे। अभी देखो मैं कितने एग्जांपल्स लिखवाऊंगी उनमें, H2SO4 H2, सिर्फ ये याद कर लो, कार्बन किसके अंदर गया है, CO2 के अंदर। सल्फर को भी, एसिड को जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनेगा बेटा, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस SO2। तो देखो ये वाले जो प्रोडक्ट हैं दैट आर द सेम, है ना, ये बिल्कुल सेम रहेंगे। ठीक है, सल्फर किसके अंदर चला गया, सल्फर डाइऑक्साइड। तो करना क्या है, सिर्फ ये याद कर लो। अब इसी तरीके से और भी करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और सेटिस्फेक्शन हो जाए कि मैम ठीक कह रही हूँ, है ना। तो P4 को जब रिएक्ट करवाओगे ऐसे ही H2SO4 के साथ, तो सबसे आसान रिएक्शन है ना, P4 हर जगह ही फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट करवा रहे थे, H3PO4 प्लस H2O प्लस क्या था, SO2। ठीक है, देखो सिंपल, H2SO4 से क्या निकलेंगे, ये 2 प्रोडक्ट तय हैं, ये आपको याद करना है। ठीक है, अब उसी तरीके से कॉपर, अरे ये दोबारा से रिपीट हो गई है ना, कॉपर को H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो कॉपर सल्फेट, ये पहले भी करवाई है मैंने लेक्चर स्टार्ट होते टाइम, है ना, जब SO2 की प्रिपरेशन करवा रही थी मैं, तो H2O प्लस SO2 दोबारा से आ गई, तो इम्पोर्टेंट तो होगी ना, इम्पोर्टेंट तो अपने आप से होगी है। सो ये सारे रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो बहुत आसान भी तो है, याद कर सकते हो बिल्कुल। ठीक है, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा और हॉट कंसंट्रेटेड, ये था कंसंट्रेटेड, अब हम हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन देखेंगे। अगर हमारे पास कंसंट्रेटेड है और हॉट H2SO4 है, तो देखो जैसे मान लो मेरे पास सॉल्ट है, कैल्शियम फ्लोराइड, है ना, मान लो कोई भी सॉल्ट है, तो ये जब एसिड जब रिएक्ट करता है ना बेटा, ठीक है, तो पता है क्या करता है, जब कंसंट्रेटेड हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 को जब कैल्शियम फ्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो वो क्या बनाएगा, उसके कोरस्पोंडिंग एसिड बना देगा। देखो फ्लोराइड के कोरस्पोंडिंग एसिड कौन बनेगा, HF,
ये एसिड ही तो है, ठीक है। और बाकी क्या बना देगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग बाकी का जो बचेगा, यानी कि कैल्शियम और सल्फेट। तो जो भी आपको एसिड बनता दिखे ना वो बना देना। अभी देखो कैल्शियम सल्फेट। अब ऐसी रिएक्शन हम सारी एक ही बात देखो, जब हम NaCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे प्लस H2SO4, मैंने बोला कि एक एसिड बना दो भाई, एसिड। तो H2SO4 की वजह से कौन सा एसिड बना सकते हो यहाँ पे बताओ, HCl दिख रहा है ना हमें, तो हम क्या बना देते हैं उस तरीके से HCl, और बाकी रिमेनिंग पोर्शन को यानी कि Na2SO4 सोडियम सल्फेट इस तरीके से हम कन्वर्ट कर देंगे, है ना। चलो आप आगे करके देखते हैं। ये रिएक्शन फिर से रिपीट होगी पोटेशियम नाइट्रेट का। तो जब किसके साथ रिएक्ट करवाया जाता है, H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया जाता है। तो देखो देखो आप कौन सा एसिड बना सकते हो, HNO3। इससे कौन सा एसिड बना सकते हो, HNO3, ठीक है। और बाकी बचा हुआ बेटा पोटेशियम सल्फेट, P2SO4, ठीक है। उसी तरीके से दोबारा सोचो, अगर मेरे पास क्या है, पोटेशियम एसिटेट है, ठीक है, पोटेशियम एसिटेट है। तो जब मैं H2SO4 के साथ रिएक्ट करूंगी तो सोचो कौन सा एसिड बना सकते हो इसमें से। तो दिख रहा है हमें एसिटिक एसिड, तो आप क्या करोगे CH3COOH प्लस K2SO4, ठीक है। हमने H2SO4 के बारे में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की हैं और यहीं से क्वेश्चन बनेंगे बेटा, ठीक है, ध्यान रखना। इन्हीं में से क्या बनता है, क्वेश्चन बनेंगे। तो मैंने आपको बहुत अच्छा एक चीज, जब मैं सल्फर डाइऑक्साइड की बात कर रही थी तो एसिड रेन समझते हो, एसिड रेन कैसे होती है, SO2 को H2O के साथ रिएक्ट करवाओगे, मतलब जो एनवायरनमेंट के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं और जब बारिश होती है तो उससे क्या बनता है, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। तो ये एसिड रेन ही तो है जो हमारे ताजमहल सबको खराब कर रही है ना, एसिड रेन। हम यहाँ से क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर इस तरीके से। तो एसिड रेन के लिए सल्फर डाइऑक्साइड किस तरीके से पोल्यूटेंट की तरह काम करता है, क्वेश्चन है वहां पे। सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूटेंट क्यों है, तो बेटा पोल्यूटेंट है ना, जो हमारा ताजमहल का कलर खराब हो गया है वो किसकी वजह से है, इस एसिड रेन की वजह से तो है, ठीक है। क्योंकि जब बारिश आती है तो क्या हो जाता है, ये एसिड बन गया है, ये क्या बन गया है, एसिड बन गया है हमारा। तो इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है, तो उस क्वेश्चन को भी आपको कवर करना है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आता है हमारा अच्छा ठीक है, अगर कंफ्यूजन हो तो देख लेना। जब भी कोई एसिड, फिर से वही आ गया, ये एसिड बन गया, और कैल्शियम कार्बोनेट जैसे मैंने अभी बताया था, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कार्बोनेट जब होते हैं, जब वो किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनाते हैं बेटा, CO2 सॉल्ट और H2O, इस तरीके से रिएक्शन नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो वो इस तरीके से, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर जाती है फिर वो रेन, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट था। अब हम पढ़ेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, यानी कि ऑक्सो एसिड्स। ये डायरेक्ट स्ट्रक्चर से क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे बेटा, ठीक है। जैसे खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मैंने अभी पढ़ाया। अब बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़ने हैं आपको, जैसे H2SO4। तो H2SO4 की शेप क्या पढ़ाई थी मैंने, टेट्राहेड्रल है ना स्ट्रक्चर, इस तरीके से OOH। तो इस तरीके से आपसे पूछेगा कि H2SO4 की स्ट्रक्चर लिख के बताइए और 4 ऑप्शन दे देगा। तो H2SO4 का तो आपको पता है। उसी तरीके से ऑक्सो एसिड्स, क्योंकि ऑक्सीजन से अटैच्ड एसिड्स है ना। दूसरा पूछ सकता है H2SO3 सल्फ्यूरिक एसिड था, सल्फ्यूरस एसिड, इसकी शेप क्या होगी बेटा, एक ऑक्सीजन को गायब कर दो सिर्फ, ठीक है, उसकी जगह लोन पेयर लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इस वाले ऑक्सीजन को डिसअपियर कर दो, यानी कि ऑक्सीजन, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे OH, और ये भी क्या हो जाएगा OH, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपके ऑक्सो एसिड्स हैं जिनकी स्ट्रक्चर आपको पढ़नी है और कवर करनी है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे, जैसे H2SO4 हो गया, H2SO3 हो गया। अब आ जाता है, जैसे मान लो H2SO5 पूछ ले, तो एक देखो H2SO4 H2SO4 को मेन बेस बना के पढ़ाती हूँ मैं। तो H2SO4 एक ऑक्सीजन कम हो रहा है, तो कौन सा हटाना है बेटा, इस ऑक्सीजन को हटाना है, इस वाले को, ठीक है। इस वाले ऑक्सीजन को क्या करना है, आपको हटा दें। अब एक ऑक्सीजन और ऐड हो गया है H2SO4, इसको ध्यान में रख के करवाती हूँ मैं। तो क्या करो, कहीं पे यहीं पे पर ऑक्सी वाला बॉन्ड बना देते हैं। तो क्या करते हैं बेटा, सल्फर और सब कुछ सेम रखो, ऑक्सीजन OH
और ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ये क्या हो गया, पर ऑक्सी। ये वाला बॉन्ड क्या होता है, पर ऑक्सी। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का जो ये बॉन्ड होता है ना, इसको पर ऑक्सी बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, इसको पर ऑक्सो पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड है ना, सल्फ्यूरिक एसिड है ही, तो आप क्या लिखोगे, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो याद कर लें, सल्फ्यूरिक एसिड से ही तो बनाया है ना बेटा हमने। तो अब आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। अब मान लो आपसे इसी तरीके से फोर्थ, सल्फ्यूरिक एसिड को जरूर ध्यान में रखना। आपका फॉर्मूला है H2SO3। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, H2SO4 में H2 एक ऑक्सीजन को की जगह सल्फर बढ़ा दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, एक इस वाले ऑक्सीजन से कोई सल्फर बना देते हैं, तो क्या हो जाएगा, सल्फर ऑक्सीजन सल्फर और बाकी एज इट इज, बाकी क्या है, एज इट इज। तो देखो ये क्या हो जाएगा, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। नाम क्या हो जाएगा, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। थायो मतलब किसको बोलते हैं, थायोसल्फर को बोलते हैं, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। इसका मतलब एक सल्फर, सल्फ्यूरिक एसिड में एक सल्फर ऐड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड ही है, लेकिन थायो मतलब कि थायो वर्ड होता है बेटा सल्फर के लिए। अच्छा, इस वाले एसिड को पर ऑक्सोमोनोसल्फ्यूरिक एसिड को कारोज एसिड भी बोलते हैं, कारो एसिड। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, ये कॉमन आप बात करते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आता है बेटा, अरे मेरी 20 सीट्स मिलती हैं, मेरी 20 सीट्स कम हो गई है। चलो अब नेक्स्ट आता है हमारा, अगर हम क्या करते हैं, देखो दो H2SO4 H2S2O7, ये इंपॉर्टेंट है, ओलियम जो हमने पहले भी पढ़ा था, ओलियम। ठीक है, कैसे बनता है, देखो याद करने का तरीका बताती हूँ। जैसे H2SO4 बना लो, दो H2SO4 बना लो, ये भी H2SO4, ये भी क्या है बेटा, H2SO4। ठीक है, बना लिया। अब क्या कर दो, ये वाले ऑक्सीजन से वाटर को हटा दो, अब ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसी को हटा देते हैं हम। ठीक है, तो इसकी जो शेप होती है ना, वो इनके रिमूवल के बाद, तो दो अगर ये याद होते हैं ना, मैं तो हमेशा यही याद करवाती हूँ, तो सल्फर सल्फर OH। अब बताओ, एक ऑक्सीजन बच गया ना, वाटर इनको जो लिंक कर रहा है, ऑक्सीजन सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन और OH, ये वाला याद कर दो, ये दैट इज ओलियम। ठीक है, और अगर इसको बढ़ा दें हम, ये इसको कॉमन नाम क्या बोलते हैं हम, ओलियम बोलते हैं। और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, तो ये क्या होता है, पायरोसल्फ्यूरिक, केमिकल नेम पूछ ले, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। अब हम मान लो H2S2O8 कर दिया, एक ऑक्सीजन बढ़ा दिया इसी स्ट्रक्चर में, चलो ठीक है, तो पक्का हम ऑक्सीजन को कहीं ना कहीं इनके बीच में इंट्रोड्यूस करवाना चाहेंगे, है ना। तो हम एज इट इज शेप को याद कर लेना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और OH, यहाँ पे परोक्सो बॉन्ड बना देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हम इस तरीके से क्या करेंगे, पर जो डाई सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा ये, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन और क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन OH। तो ये देखो जहाँ पे भी ये, तो नाम भी ऐसे हो जाएगा, पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। भाई कॉमन नाम इतना बड़ा कौन पड़ेगा, है ना, तो कोई ना कोई कॉमन नाम तो बताओ भैया हमें। ठीक है, जहाँ भी बड़े नाम दिख रहे हैं वहां पे छोटे कर दिए हैं। ठीक है, तो ये होता है बेटा मार्सल्स एसिड, दैट इज मार्सल्स एसिड। ठीक है, अब देखो एक एसिड और बचता है जो हमें पढ़ना है, दैट इज, सीट्स खत्म हो गई है, मैं यही बता रही थी बेटा, सीट्स खत्म हो गई है सारी, 20 सीट्स मिलती हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, तो डाइथायोनिक एसिड, दैट इज डाइथायो, डाइथायो दिख रहा है तो दो सल्फर मिलेंगे पक्का, है ना, डाइथायोनिक एसिड। तो ये थोड़ा सा याद कर लेना, डाइथायोनिक एसिड। ठीक है, तो वैसे ही सल्फर और सल्फर, ठीक है, दो दो ऑक्सीजन, इन दोनों के पास क्या है, वही दो दो ऑक्सीजन, ये वाली, लेकिन यहाँ पे ये वाला ध्यान रखना है, तो OH और OH एक एक है, और यहाँ से दोनों OH हटा दिए हैं हमने, तो फॉर्मूला हो गया है यहाँ पे H2S2O7। देखो वहां पे
जब ओलियम किया था तो हमने क्या किया था, एक वाटर को रिमूव करवा देता और ऑक्सीजन से बाइंड करवा देता। अगर तो H2SO7 था, अगर दोनों OH को हटा दें तो सीधा बॉन्ड बन जाएगा एंड H2SO7 हो जाएगा, जो अभी हमने किया है। ठीक है, तो डाइथायोनिक एसिड। तो आपको यहाँ तक करना है। आज हमने ये वाला जो SO2 H2SO4 के बारे में कंप्लीटली पढ़ लिया है और यहाँ से बाहर क्वेश्चन आने के चांसेस रेयर है। ठीक है, तो आपको कंप्लीट करना है। ओके।